हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो हमने देखो सेकंड यूनिट स्टार्ट करी थी बेटा। फर्स्ट स्टार्ट ना करके मैं कहा फर्स्ट छोटी सी है तो फर्स्ट हम बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने सेकंड यूनिट स्टार्ट करी थी और सेकंड यूनिट का मैंने फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टा, टेट्रा एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स, ठीक है। और आई होप आप सभी को समझ आया भी होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मेरे से शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड यूनिट का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। देखो तो इसके इंट्रो में पहला इंट्रो देखो कि संक्रमण धातु के रसायन को समझाने में इनके चुंबकीय गुणों का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनकी केमिस्ट्री को हमें एक्सप्लेन करने के लिए उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का ही मेन रोल होता है, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था कि जितनी भी ट्रांजिशन मेटल्स के जो हम कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं उनमें मेन रोल किसका होता है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो चुंबकीय गुण होते हैं, वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका चुंबकत्व की उत्पत्ति की, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, कैसे हुआ चुंबकत्व की उत्पत्ति कैसे हुई। यद्यपि स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल केवल विद्युत आकर्षण बल ही है। कि अगर मैं देखूं कि फिक्स चार्ज के बीच, फिक्स चार्ज का मतलब कि एक के पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज है, तो उनमें कोई फंडा नहीं है, उनके बीच केवल एक ही फोर्स लगेगा और वो कौन सा लगेगा, विद्युत आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ही लगेगा, ठीक है। प्रयोगों द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि गतिमान आवेशों के साथ चुंबकीय बल भी संबंधित होते हैं। कि गतिमान आवेशों के साथ कि जैसे उनकी कोई दिशा होती है, और दिशा किस में होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर, सहसंयोजक यौगिकों के अंदर। की जैसे हम देखते हैं H और Cl, इसमें से क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता होती है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो इस बॉन्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसने क्या कहा कि गतिमान आवेश, इसका मतलब कि ये जो चार्ज है ये मूव कर रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, स्लाइटली मूव कर रहा है। कि ये पॉजिटिव चार्ज है, बंद की जो दिशा है वो हमें पता चल गया, बॉन्ड की जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, इसकी तरफ है। तो धीरे धीरे हमें क्या पता चलता है कि जो बॉन्ड की डायरेक्शन है वो हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ जाती है। तो इनके साथ जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, इनके साथ जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो भी काम करता है, चुंबकीय बल है वो भी काम करता है। कि एक तो हमारे पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, तो हम उसमें पोल्स लगाते हैं कि नॉर्थ पोल्स लगा दिया और हमने साउथ पोल लगा दिया, ठीक है। तो आगे देखो क्या कहता है, अतः एक क्रोड के चारों ओर लिपटी हुई तार की कुंडली में से विद्युत प्रवाहित करने पर एक क्षोभ उत्पन्न होता है। इस प्रकार उत्पन्न क्षेत्र चुंबक की भांति व्यवहार करता है। मैंने बताया कि यहाँ पर पॉजिटिव पोल्स है और इधर क्या है, नेगेटिव पोल्स है। इधर हमने लगा दिया नॉर्थ पोल और इधर हमने लगा दिया साउथ पोल, ठीक है। इधर नॉर्थ और इधर साउथ, इसका मतलब कि जब जो बल है इसमें एक हमने क्या लगा दी, कुंडली, उसमें से क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका मतलब मैंने बताया था अभी कि जो बॉन्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ पर होगी, इसकी तरफ होगी। तो इसलिए इसको क्या बोला, गतिमान आवेश। तो यहाँ से एक क्षोभ उत्पन्न होता है, एक क्या क्रिएशन होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है, और उस फोर्स क्रिएट होने को ही हम क्या कहते हैं, वो इस प्रकार उत्पन्न क्षेत्र चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है। परमाणु के चिर प्रतिष्ठित क्लासिकल मॉडल पर विचार करने पर हम पाते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की नाभिक के चारों ओर गति की तुलना तारों की कुंडली में से प्रवाहित विद्युत से की जा सकती है। कि यहाँ से चारों तरफ एक बीच में क्या है, नाभिक है, और चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इसका मतलब यहाँ भी क्या है, एक
विद्युत धारा, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चल रहा है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चल रहा है तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, इस क्लासिकल मॉडल से। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है। अगर ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति भी क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है, अतः यह चक्रण गति भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अपने ही एक ही जो अक्ष है, एक ही एक्सिस के थ्रू वो रोटेशन करता है, या तो एक्स एक्सिस के थ्रू रोटेट करेगा या फिर वाई एक्सिस के थ्रू रोटेट करेगा, और इसी की वजह से इसकी जो स्पिन होती है वो या तो +½ होती है या फिर -½ होती है। तो स्पिन की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, एक स्पिन की वजह से और एक ऑर्बिटल की वजह से। तो 2 टाइप के, यहाँ देखो कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, यह इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति के कारण होता है। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण होता है। ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाते हैं, अपने ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुआ है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट लगेगा वो कौन सा लगेगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और जिसकी वजह से या अपने एक अक्ष के प्रति चक्रण करता है, या तो +½ में करेगा या फिर -½ में करेगा। तो इस चक्रण के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है वो कौन सा होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, हम जानते हैं कि 2 चुंबक एक दूसरे से क्रिया करते हैं। ठीक इसी प्रकार की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि जब किसी पदार्थ को एक घोड़े की नाल चुंबक के ध्रुवों के मध्य रखा जाता है तो पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से पारस्परिक क्रिया करता है। और यह एक रोचक बात है कि सभी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में समान व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, इसी की वजह से जो चुंबकीय व्यवहार है, जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो बहुत टाइप्स का होता है। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, हिंदी वालों को तो पढ़ा दिया मैंने, एक बार इंग्लिश में रिपीट कर देती हूँ कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, कुछ एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हमने पिछले वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंडेंट करती हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म कैसे हुआ, कि हमने माना कि एक तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारे पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब इनके बीच तो एक फिक्स ही फोर्स लगता है, और वो कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। अब कि हमने देखा कि जो दूसरा है, दूसरी तरफ हम क्या मान सकते हैं कि जो ये आवेश हैं ये मूव करते हैं। ठीक है, ये गति करते हैं, और जैसे ये गति करेंगे तो इनके बीच में कुछ ना कुछ और भी प्रोड्यूस्ड होगा, और जैसे ही प्रोड्यूस्ड होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कि जैसे एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था HCl का, कि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्यों खींच रहा है, कि इसके पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसने बताया कि इसके 2 पोल्स होते हैं। अब इस पोल्स में मैं क्या करूँ, एक कुंडली लगा दूँ, और जैसे ही कुंडली हमने लगाई तो इनमें से विद्युत प्रवाहित होती है, और जैसे ही विद्युत प्रवाहित होती है तो यहाँ पर एक क्षोभ उत्पन्न होता है, जो जिससे ये पॉजिटिव और मैग्नेटिक पोल्स हैं, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, ये एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं ये। ठीक है, अब उसके बाद हम मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स नाभिक की तरफ से, जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ये तो क्या हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे अपने ऑर्बिटल्स के अंदर, तो जैसे इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। ठीक है, और अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने एक ही एक्सिस के थ्रू रोटेशन दे रहा है, एक ही एक्सिस के थ्रू रोटेट कर रहा है, तो जिसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस्ड हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या तो स्पिन इलेक्ट्रॉन की कैसी होगी, +½ में होगी, या फिर कैसी होगी, -½ में होगी। ठीक है, और उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम S से।
ठीक है, तो ये ही बात बताई है। उसके बाद फिर जो सभी जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी जो तत्व होते हैं, सभी जो पदार्थों का समान व्यवहार नहीं होता चुंबक के प्रति, तो इसकी वजह से इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, पहला है प्रति चुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पदार्थ में निर्वात की तुलना में कम हो जाए, अर्थात पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने लगे, तो इस पदार्थ को क्या कहेंगे? प्रति चुंबकीय पदार्थ। की अगर हमने क्या रखा, किसी भी कोई भी सब्सटेंस लिया और उसको कहाँ पर रखा, हमने मैग्नेट्स के बीच में रख दिया, और इसके ऊपर कौन क्या लगेगा? कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया है हमने, उसमें रखने पर जो लगाया है, उसके बाद क्या होगा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अगर निर्वात की तुलना में कम हो जाए, तो क्या होगा कि पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होने लगेगा, दूर भागने लगेगा, और दूर अगर भागने लगेगा तो इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इसके इस गुण को क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, और अगर वैसे सिंपल तरीके से हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं। डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये समस्त यौगिक पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्रण युग्मित होते हैं, क्योंकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे नहीं, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे। प्रतिचुंबकीय होते हैं क्योंकि युग्मित होने पर चक्रण गति विपरीत होने के कारण कि एक तो मिलेगा कैसा? प्लस हाफ का मिलेगा, और दूसरा कैसा मिलेगा? माइनस हाफ का। तो इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण विपरीत दिशा में होते हैं, अर्थात इनका परिणामी चुंबकत्व क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जैसे इनकी जो स्पिन हो गई वो क्या हो गई? बिल्कुल जीरो हो गई, क्योंकि एक की तो कैसी है? प्लस हाफ हो गई, और दूसरे की कैसी है? माइनस हाफ। तो टोटल स्पिन अगर मैं देखूँ तो क्या हो गई? जीरो। तो इनका जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो भी क्या हो गया? जीरो। ऐसी स्थिति में कक्षीय आघूर्ण ही परिणामी चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी होता है कि यहाँ S की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या काम करेगा? L काम करेगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट काम करेगा। ठीक है, अर्थात प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का प्रति चुंबकत्व जुड़ता जाता है। इसका प्रभाव दुर्बल होता है क्योंकि इसका मान प्रेरण चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका अपोजिट जस्ट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पदार्थ में निर्वात की तुलना में अधिक हो जाए, या फिर पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से क्या होने लगे? आकर्षित होने लगे, तो इस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, और अनुचुंबकीय पदार्थ में आपको लगता है कि क्या होता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? जिनमें क्या पाए जाते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो अगर वो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाए जाते हैं तो इसका मतलब कि इनका जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालते हैं तो कुछ ना कुछ कैलकुलेट होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कैलकुलेट होगा। तो देखो ये क्या कहता है कि किसी धातु अथवा यौगिक में यदि कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, अर्थात पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होने लगता है। यदि पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र इस प्रकार लटका दिया जाए कि यह गति करने में स्वतंत्र हो, तो यह दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा कि जहाँ पर जो मैग्नेट की जो डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन में ये अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कक्षीय ताप पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में धातु आयनों के चुंबकीय आघूर्ण भिन्न भिन्न दिशाओं में अभिविन्यसित होते हैं, और जैसे जैसे हम ताप थर्मल एनर्जी हम इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होने लगेंगे? बेतरतीब होने लगेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होने लग जाती है? चेंज होने लग जाती है। ठीक है, तो जैसे ही चेंज होगी तो इसका मतलब कि ये अपने आप को सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाने लगेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, और अगर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाने लगेंगे तो इसका मतलब कि उनका सभी का क्या होगा? एडिशन होगा, और अगर एडिशन होगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू तो ज़रूर कैलकुलेट होकर आएगी ही। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे फिर ये फेरीमैग्नेटिक इनको हम कल के वीडियो में करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका ये चैप्टर है 2-3-4 दिन का, तो ये भी लग जाएगा। क्लियर? तो आप अच्छे से पढ़ो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कृपया मेरे से शेयर कर ले। ठीक है।